नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। आज हिंदी दिवस है। इसी हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर एक संवाद आपसे। राष्ट्रभाषा हिंदी के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर नज़र डालने से यह पता चलता है कि हिंदी को राजभाषा बनाकर देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी पर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि हिंदी ने ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में बड़ा योगदान दिया है। हिंदी ही वह भाषा रही है जिसके माध्यम से हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसी भाषा ने पूरे देश के जनमानस को तैयार किया तथा अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। कभी लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि किसी देश को तब तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता जब तक उस देश की भाषा और संस्कृति गुलाम न हो जाए। यही कारण है कि अंग्रेज लगभग 200 वर्षों तक शासन करने के बाद भी भारतीय भाषा और संस्कृति को छू तक नहीं सके। हिंदी ही वह भाषा थी जिसे हिंदुस्तानियों ने एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने भाषाई चाल चलने की कोशिश की, लेकिन वे अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए। हमें हिंदी की व्यापकता को समझने के लिए हिंदी के गौरवशाली इतिहास की तरफ देखते हुए उससे कुछ ग्रहण करना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता की लगभग 74 वर्ष बीतने के बाद भी हम विदेशी भाषा के गुलाम बने हुए हैं। हिंदुस्तान की समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी भाषा को बेहतर बनाया जाए। हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, सिर्फ औपचारिकता के नाम पर। हिंदी के प्रचार प्रसार के नाम पर बनी संस्थाएं इसी दिन अपनी भूमिका दर्ज कराती हुई नजर आती हैं, कहीं मीडिया में, कहीं शिक्षण संस्थानों में और कहीं बंद कमरों में। हिंदी की उत्पत्ति और हिंदी के अर्थ को न जानने वाले भी हिंदी दिवस के दिन हिंदी के बड़े हितों की बात करते हैं। हिंदी के बड़े विद्वान और भाषा के रखवाले सिर्फ हिंदी को राजभाषा तक ही सीमित रखते हैं। हिंदी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हिंदी भाषा के इतिहास पर अगर आप नज़र डालें तो ये पता चलता है कि सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने हिंदवी के प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी हिंदी कोश खालिक बारी की रचना की, जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार, हिंदी शब्द 5 बार प्रयुक्त हुआ है। हिंदी की जननी संस्कृत है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, इस तरह से हिंदी का विकास क्रम है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से संबंधित है। भारत में आने वाले अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिम द्वार से ही आए थे। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश का दर्शन किया वह सिंधु का देश था। ईरान के साथ भारत के बहुत प्राचीन संबंध थे और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। सिंधु को हिंदू स का ह में तथा थ का द में परिवर्तन पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन थे। हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद में फारसी शब्द भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ है हिंद का। इस तरह देखा जाए तो हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। सिंधु से हिंदू, हिंदू, हिंद प्लस ई, हिंदी। प्रमाणों के अनुसार हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, न कि हिंदी भाषा का। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंद की भाषा।
यदि अब राष्ट्रभाषा के अर्थ पर नज़र डालें तो इसका अर्थ है जो पूरे राष्ट्र के जन जन में विचार विनिमय का माध्यम हो, या इसे हम जनभाषा का नाम दे सकते हैं। राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, परंतु जब उस राष्ट्र की जनता अपने हितों को दरकिनार कर किसी एक भाषा को चुनकर अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान बनाती है और इसी भाषा को अपने अंतर्राष्ट्रीय संवाद का माध्यम बनाती है, वही राष्ट्रभाषा बन जाती है। राष्ट्रभाषा देश की सांस्कृतिक सामाजिक एकता को जोड़ती है, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा की पहली शर्त राष्ट्र में रहने वाले समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना है। हिंदी के संदर्भ में एच.टी. कोलब्रुक के अनुसार जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। और इसकी विकास यात्रा पर नज़र डालने पर यह पता चलता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसी हिंदी भाषी ने नहीं, बल्कि सबसे पहले गुजराती कवि श्री नारमद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखा। 1872 में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की थी। 1873 में महेंद्र भट्टाचार्य द्वारा पदार्थ विज्ञान की रचना की गई। 1877 में श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती नामक हिंदी उपन्यास की रचना की। 1893 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। 1917 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा कि हिंदी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है। जिस स्थान को अंग्रेजी भाषा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना उसके लिए असंभव है, वही स्थान हिंदी को मिलनी चाहिए, क्योंकि हिंदी का उस पर पूर्ण अधिकार है। यह स्थान अंग्रेजी को नहीं मिल सकता, क्योंकि वह विदेशी भाषा है और हमारे लिए कठिन है। अगर राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो 1918 में मराठी भाषी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से घोषित किया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। 1935 में सी राजगोपालचारी ने हिंदी शिक्षा को अनिवार्य किया। वहीं 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है जिसका अर्थ है राजकाज की भाषा, या दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि जिस भाषा में सरकारी कार्य किया जाए। संविधान में भाषाई अनुच्छेद 120, 210 तथा अनुच्छेद 343 से 351 तक लागू किया गया। 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया। 1986-87 में इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रारंभ किया गया। 1999 में संघ की राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती मनाई गई। हिंदी के विकास के लिए बहुत सारी संस्थाएं शासन के अधीन कार्य कर रही हैं, जैसे साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली, राजभाषा विधायी आयोग, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग। इसके अलावा और भी संस्थाएं कार्यरत हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत, जैसे प्रकाशन विभाग, फिल्म विभाग, प्रभाग, पत्र सूचना कार्यालय, आकाशवाणी, दूरदर्शन राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो हिंदी के विकास का क्रम कच्छप गति से चल रहा है। स्वतंत्रता पूर्व से लेकर कुछ सांप्रदायिक शक्तियां अपनी अपनी भाषा के नाम पर उन्माद फैलाने का काम करती रही हैं। हिंदी और उर्दू को लेकर साम्राज्यवादियों ने नफरत का जो बीज बोया था,
उसे साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया, लेकिन इन साहित्यकारों में भी खोट था। इसलिए यह नफरत का बीज आज भी फन फैलाए बैठा हुआ है। हमें यह जानना चाहिए कि उर्दू और हिंदी में कोई विशेष भेद नहीं है। जो लोग हिंदी को हिंदुओं की तथा उर्दू को मुसलमानों की भाषा समझते हैं, दरअसल वे लोग न तो हिंदी जानते हैं और न ही उर्दू। उर्दू और हिंदी दोनों हिंदुस्तानी भाषाएं हैं। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो फ्रांसीसी, अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली जैसी विदेशी भाषाओं को अपने अंदर ऐसे रखती है जैसे लगता है कि सारे शब्द हिंदी के हैं। यदि वर्तमान में देखा जाए तो हिंदी पूरे विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। अंग्रेजी नंबर नंबर 2 पर, मैंडारिन नंबर 1 पर और हिंदी तीसरे पर। पूरी दुनिया में लगभग 500 से 600 मिलियन लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। फिर भी भारत में अभी भी अंग्रेज़ों का बीज बरकरार है। कुछ लोगों को यह लगता है कि हिंदी विकास के लिए उपयुक्त भाषा नहीं है, तो उन्हें इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। हिंदी को सिर्फ हिंदी दिवस समारोहों के लिए छोड़ना सही नहीं है, बल्कि हिंदी में नवजागरण की शुरुआत करनी होगी। साथ ही साथ विज्ञान और तकनीकी शिक्षा तथा अन्य विषयों को हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ना और पढ़ाना होगा। राष्ट्र की समृद्धि के लिए तथा पूरे विश्व में हिंदी को प्रथम भाषा बनाने के लिए देश की युवा पीढ़ी को जन आंदोलन, एक रचनात्मक आंदोलन छेड़ना होगा। आप सबको धन्यवाद।